Today, let's get started with the substitution reactions of carboxylic acid. Now, substitution reactions की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions हो रही हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा का ध्यान रखना पड़ेगा. This is benzoic acid, C double bonded OOH. और आपको पता है यहाँ पे ऐसे बॉन्ड टूटता है तो ये ऊपर की तरफ सारे एरोज जाएंगे and this is what we get as resonating structures. C यहाँ आया O नेगेटिव, C पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? बॉन्ड. और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डबल बॉन्ड. दिस इज हाउ व्हाट डू वी गेट. अब यहाँ पे हमारे पास इतना ये आया. देन थर्ड स्ट्रक्चर आपको पता है पैरेलल बनता है with a positive charge here, C O negative, और इधर आ गया OH. Fourth structure is just the mirror image of the second one. ये रहा OH. और फिफ्थ स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले की ही रिवर्ट बॉन्ड करके बस एग्जैक्टली वही कॉपी बना देनी है, बॉन्ड को बस चेंज करके. तो व्हाट डू वी गेट कि ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करने आएगा क्योंकि उसके ऊपर खुद एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स उसे रिपेल कर देंगे. इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैच होता है? इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा में से मेटा पे जाके अटैच होगा, नॉट ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशंस. तो बस इसी पे हमें यहाँ पे बात करनी है. सबसे पहले रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. लिखिए, benzoic acid is meta directing as shown in the above resonating structures. The ortho and para positions are positively charged good afternoon dear. So they repel the electrophile. On the other hand, meta position on meta position the electrophile gets attached. तो अगर बेटा यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, इधर से. सो नाउ बेंजोइक एसिड में जो भी इलेक्ट्रोफाइल मैं यहाँ लिखूंगी लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 along with concentrated H2SO4, यहाँ से निकल के आता है NO2 प्लस. अब ये NO2 प्लस इसके मेटा पे आके जुड़ जाए. ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा. तो पैरा पे आके NO2 आ जाए इधर. तो व्हाट यू गेट? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. ये तो आपको पता ही होगा. इसकी प्रेजेंस में NO2 ही NO2 प्लस रिलीज होता है. इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? NO2 प्लस. और ये प्लस वाला NO2 प्लस जो है ये अपना पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बनाने के बाद खो देता है बॉन्ड बनाने के अंदर. दूसरा देखो, ब्रोमिनेशन अगर हम कर दें सेम, मगर अब ब्रोमीन होगा जो मेटा पे चला जाएगा. मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड.
डन बच्चे? बोथ ऑफ यू डन? ओके, अब नोट करके पॉइंट लिखिएगा. बेंजोइक एसिड does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction because alkylation हो या acylation, the carboxylic group is a deactivating group and the catalyst used in Friedel-Crafts reaction AlCl3, which is a Lewis acid, gets bonded to the carboxylic group. Done बच्चे? Everyone done? Both of you done? अब heading डालिएगा बेटा. Next, another important reaction, that is Hell-Volhard Jelinski reaction. इसमें हमारे पास एक एसिड हुआ करता है, आपने उसका हैलोजिनेशन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आपने उसका क्लोरीनेशन कर दिया या ब्रोमिनेशन कर दिया, जो भी है, X2 in presence of red phosphorus. और तब आप देखेंगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो H और एक X के साथ जैसे मान लो माइनस हो गया, तो यहाँ पे अल्फा हैलोजिनेशन हो जाता है. इधर आ जाता है X और इधर आ जाता है COOH. तो ये हमें क्या मिलता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये नेम रिएक्शन है डियर, उसे प्लीज उस कैटेगरी में ऐड करना जहां हमने सारे नेम रिएक्शंस लिख रखे हैं. हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन. तो अगर मैं आपसे कहूँ जैसे CH3 CH2 COH का मैंने यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दिया और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में along with वाटर, तो यहाँ क्या आएगा? CH3 CH, यहाँ आएगा Br और फिर आएगा COOH. पहले सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म होते हैं, मान लो फिर मैंने कर दिया ब्रोमिनेशन, फिर से ये H हट जाएगा, फिर यहाँ Br आ जाएगा, उसके बाद सारे बीटा खत्म हो. यानी पहले अल्फा हाइड्रोजन सारे हटकर Br आता रहेगा, फिर बीटा वाले हटके फिर Br आता रहेगा. ठीक है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज Hell-Volhard Jelinski reaction. Kindly copy this down. I'll give you a more to this reaction. पहले एक मिनट इसे कॉपी कर लीजिए.
जरा ये रिएक्शन करके दिखाइए। हेल्वोल्ड जेलेंस्काई रिएक्शन ही है। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन आपके साथ करवाऊं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, लगातार करते रहना टिल सारे H हट ना जाए। तो CHCOOH, यहाँ पे एक Cl आ गया। फिर सेकंड में करो, क्लोरीनेशन विद रेड फॉस्फोरस, CH, यहाँ पे Cl और इधर भी ClCOOH। फिर करो क्लोरीनेशन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, CCl3COOH। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन कर दूं बेटा। टेस्ट ऑफ एसिड। पहला टेस्ट आप लिखिएगा, when acids are warmed with ethyl alcohol and concentrated sulfuric acid, a pleasant fruity smell of ester is produced। तो अगर स्मेल के बेसिस पे देखें तो ये हो सकता है। दूसरा, acids give effervescence with sodium bicarbonate। बेटा इनके नीचे इक्वेशन जरूर आएंगी, मतलब जो भी आपको एसिड दिया जाए उसकी इक्वेशन एस्टर बनाते हुए या उसकी इक्वेशन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये हम सब कर चुके हैं, बस आपको एसिड का नाम चेंज करना होगा, दैट्स इट। थर्ड, विद न्यूट्रल FeCl3। अगर एसिटिक एसिड है तो ये देगा आपको वाइन रेड कलर। और अगर बेंजोइक एसिड है तो इट वुड गिव यू बफ कलर। buff colored precipitate। These are some additional points which are not asked in this directly in the syllabus, but they all are involved। Kindly go with it। आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलने के, मतलब नोट्स के अंदर भी ये ऐसे लिखे हुए नहीं मिलने के, इसलिए इनको ढंग से कीजिएगा। रिमेम्बर बेटा, इसकी तो रिएक्शन आप सब कर लोगे, इसकी भी कर लोगे,
ठीक है, ये क्योंकि हमारे कोर्स में हमने पहले कर लिए हैं ये दोनों। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल FeCl3 के साथ मैंने रिएक्शन नहीं, सिर्फ कलर्स दिए, इसके साथ रिएक्शन नहीं करी, क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 नॉट देयर इन द सिलेबस विद एसिड्स, और सिर्फ वो अगर है तो फिनॉल के साथ है, वो हम कर चुके हैं पहले। अच्छा, इस बफ कलर्ड कार को हम लोग कई बार ब्राउन प्रेसिपिटेट भी कह देते हैं, तो डोंट यू वरी अबाउट इट। Now the next point, let's move on with dear. Put down the part, एक हमारी रिएक्शन रह गई थी प्रिपरेशन ऑफ एसिड में, मैंने और तो सारे करा दिए हैं, बस ये और कर लीजिए, दैट इज हंग्स-जेकर रिएक्शन। इट्स नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड, सॉरी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है, तो ये उन्हीं एसिड्स की प्रॉपर्टीज में ही है हंक्स-जेकर रिएक्शन, इससे बनता एल्काइल हैलाइड है। तो अभी इसमें आप एक्स्ट्रा करके लिखना हंक्स-जेकर रिएक्शन, पॉइंट नंबर ये हमारा चल रहा है, दैट इज, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली थी, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद है, व्हाट्स एवर द पॉइंट नंबर आई डोंट नो, फिलहाल आप इसी में कंटिन्यूएशन में करो, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, यहाँ लिख लेना एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। हम इसे एसिड में क्यों पढ़ रहे हैं मैम, अगर एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, होता क्या है बेटा, एसिड होता है जैसे RCOOH, तो अगर मैं H हटाकर यहाँ पे कोई मेटल लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल RCOOAg लगा दिया, तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, तो एसिड के ही सॉल्ट से एल्काइल हैलाइड बनता है। समझ में आ गई बात, इसलिए हम इसे एसिड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो जरा लिख लीजिए RCOOAg, स्पेशली यहाँ पे यही यूज होता है अलोंग विद Br2, और CCl4 यहाँ यूज होता है। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर हो जाए, बताओ Ag क्या ले जाएगा, एक Br, R क्या ले जाएगा, दूसरा Br, COO क्या बनाएंगे, CO2। वेरी सिंपल, चलो बनाओ, R एक Br, Ag एक Br, तो बनाओ RBr, AgBr, और साथ में क्या हुआ, CO2। ये भी नेम रिएक्शन है, काइंडली हंक्स-जेकर रिएक्शन को उसी के अंदर रखिएगा।
So now let's talk about uses of acids. जो मिथेनोइक एसिड होता है, now it is used in rubber, textile, dyeing, leather, and electroplating industries. जो इथेनोइक एसिड है is used as a solvent and vinegar in food industry. Hexane dioic acid is used in the manufacture of nylon 66. और बेंजोइक एसिड से जो एस्टर बनता है, यानी एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड को परफ्यूम में यूज किया जाता है. तभी तो मना करते हैं कि परफ्यूम्स को डायरेक्टली अपनी स्किन कांटेक्ट पे मत आने दो, स्प्रे करना है तो कपड़ों पे करो. ठीक है. अगर आपको पता है सही तरीके से परफ्यूम कहाँ स्प्रे किया जाता है, टेम्पलेट्स पर, और एक आपके रिस्ट पर, और एक आपके एल्बो के पार्ट पर. ठीक है. लेकिन बेटा नहीं करना चाहिए. लगाना है तो फिर इत्र लगा लो, इससे अच्छा, क्योंकि परफ्यूम में सारे केमिकल्स हैं. ठीक है. इत्र में भी होते हैं पर वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से होता है ना, तो इससे बेटर माना जाता है. बट लेट मी टेल यू, इन पॉइंट्स पे सब नहीं करते, सब अपने ऊपर ही स्प्रे करते हैं. पूरा वो होना चाहिए. जब व्हेन यू मूव आउट तो सब अपने कपड़ों पे करा करो, कोई भी स्किन कांटेक्ट पे केमिकल्स मत लाया करो. ठीक है. इट्स गोइंग टू age you. You know, there are two kinds of ages. One, the number that we are born about, we can't help it out, वो सब डेस्टिनी है हमारी. बट एक हमारे ऑर्गन्स की भी एज होती है. अगर आपके ऑर्गन्स की एज आपके एक्चुअल एज नंबर से छोटी है तो यू आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. मतलब छोटी का मतलब क्या है, वो इतने बड़े नहीं हो गए कि आपकी एज को भी क्रॉस कर जाए. और अगर आपके ऑर्गन्स की एज आपके एज नंबर से काफी ज्यादा है, यानी अगर आप हैं मान लीजिए 20-21 साल के आगे चल के, और आपका ऑर्गन बता रहा है कि मैं तो 30 साल का या 40 ईयर्स तक का, मतलब 40 ईयर्स की जैसे होना चाहिए लंग, मैं वैसा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, तो आप हेल्दी नहीं है. और एक्चुअली तब आप बूढ़े हैं, और दूसरा वो 40 वाला जिसके अंदर 20 वाला दिल है, वो ज्यादा हेल्दी माना जाता है. तो इससे बेटा ऑर्गन्स की एज अलग है मेडिकल लाइफ में, और इंसान की एज अलग. में आए बेटा, और हो गया यहाँ तक सबका. एक आपने नाम सुना होगा 100%, अगर थोड़ा सा भी साइंस में इंटरेस्ट है, और अगर आप घर में कोई आर्टिकल आता है, जैसे कोई पैक फूड या कैन फूड आता है, तो अगर आप पढ़ते हो उसमें सोडियम बेंजोएट होता है. ये जो सोडियम बेंजोएट होता है, दिस इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव डेयर. तो ऑब्वियसली कैन फूड में तो मिलेगा ही ये. और जो हायर फैटी एसिड्स हैं आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सैपोनिफिकेशन अगर आपने पहले सुना हो, ये वो.
So now the next one dear, अब हमारा ये चैप्टर तो हो चुका है ये सारा पार्ट। अब मुझे आज से मैं आपका अमाइंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। नाउ लिसन एवरीवन, 25th to 4th कोचिंग विल नॉट रन ऑल बिकॉज ऑफ कार्बन हॉलीडेज। तो हम 25th से 4th तक नहीं करेंगे बेटा। इस पीरियड में आपका जो भी बैकलॉग है प्लीज कवर करिए, और जैसे जो बच्चे फिर एग्जाम्स देने गए हुए हैं वो जब वापस आ जाएंगे फिर वो तब कवर अप करेंगे। कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और कुछ बच्चों के अब एग्जाम चल रहे हैं। बेटा हर बार तो हर किसी के अकॉर्डिंगली तो ऑफ नहीं कर सकती, बट लेट मी शो यू फॉर दैट। लाइक आप लोग जब मुझे 5th of August से अब हम जैसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर अमाइंस। अनदर 10 days दिस चैप्टर विल गेट ओवर अमाइंस। और जब हम अगस्त में अमाइंस कर लेंगे और एक और चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद मतलब आई टीच यू टिल September 15th तक मान लो। तो मेरे हिसाब से इन इसमें हमारे 2 या 3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। हमारे मुश्किल से अब 4 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, सितंबर, चलो आप मानो September 15 टू October 4 तक। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं कराने। इन दिनों मैं पहले आपके जो चैप्टर्स हुए हैं जिनका बैकलॉग होने की वजह से आप टेस्ट नहीं दे पाए या कुछ भी कहानी है, पहले मैं वो आपके टेस्ट लूंगी इस पीरियड में। तो आपको पहले से ही टारगेट दे दूंगी, इनका इस दिन टेस्ट होगा, मतलब पूरी सीरीज आएगी आप लोग के पास, पहले वो दोगे। क्योंकि बेटा जब एक चैप्टर रह जाएगा, पता हमें जल्दी करा के हमें क्या हासिल करना है, कोई के लिए तो फतेह करना नहीं है। ठीक है, पहले जितना करा है पहले उतना तो कवर अप कर ले। ओके, तो इट विल टेक अनदर, फिर आप मान लो अक्टूबर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, या नवंबर फर्स्ट वीक तक। ठीक है, अब हमारा नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद जैसे ही हमारा होगा, तब हम लोग एक हफ्ते में एक चैप्टर का टेस्ट लिया करें। मतलब जो अब मैं जल्दी जल्दी लूंगी वो अब एक हफ्ते में एक चैप्टर का टेस्ट हुआ करेगा, बस फिर तो सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द वे दैट आई विल बी मूविंग विद। और मेरी बात मान लेना, जब मेरा सिलेबस खत्म हो तब आपका भी खत्म होना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि मैम हमारे तो अभी 5 चैप्टर पेंडिंग है, आप भले ही लास्ट चैप्टर पे आ गई हो। ऐसे मत करना, क्योंकि फिर एग्जाम से, बोर्ड से पहले घबराहट भी होगी, और घबराहट की वजह से पढ़ भी नहीं पाओगे और फिर मार्क्स नहीं आ पाएंगे। मार्क्स सिर्फ मेहनत से आते हैं, ये आपका इंटेलिजेंस ऑरा वगैरह टेस्ट नहीं करता। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है बच्चा कितना मेहनती है। आप कहो कि मैम हम इस फील्ड में नहीं है मेहनती, बेटा फील्ड तो आपने खुद चुनी है ना। साइंस फील्ड किसी ने आपके ऊपर थोपी तो है नहीं, तो आपने खुद ही करी है, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। देखो जब कोई जिम्मेदारी लेते हो उसे निभाओ, नहीं निभाओगे ना आदत बन जाएगी। मतलब तुम देख लेना मेरी बात, आज से 10 साल बाद भी तुम ऐसे ही रहोगे अगर अपने आप को चेंज नहीं किया तो। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ, खुद की पर्सनैलिटी बनाओ बेटा, खुद की पर्सनैलिटी बनाओ, नहीं तो दुनिया कदर नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, तो प्लीज अपने आप की करो। और अपने आप के लिए सबसे स्मॉल टारगेट तो फिलहाल यही है कि 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, बाकी सब चीज आगे देखी जाएगी। और कुछ डेस्टिनी भी रोल प्ले करती है, बट डेस्टिनी मुझे थोड़ी पता है क्या है आगे, ना तुम्हारी ना मुझे अपनी पता है। ठीक है, the man who started KFC and all, he was an aged person there। ठीक है, he built up that empire and right now आप जानते हैं वो क्या प्रॉफिट है और कितना उनका अर्निंग सेंटर है और कितना कामयाबी उन्होंने हासिल करी। एज तो कोई बाहर ही नहीं रह गई, पर वो वाली बात है कब इंसान लग जाए कब उसमें हो जाए, लेकिन हर आदमी उसी एज में आके सक्सेसफुल होगा ऐसी स्टोरी नहीं कही मैंने। ठीक है, और कितना दुत्कारा है उसे उसके अपनों ने, उसके रिलेटिव्स ने वगैरह ने, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं करके दिखाओगे नोबडी इज गोइंग टू वैल्यू यू, एंड दैट्स फॉर श्योर। सारी चीजें जीवन में हो जाती हैं, करियर मेकिंग का एक सही टाइम होता है, वो जब निकलता है ना तो आगे चल के अफसोस के अलावा, डिप्रेशन के अलावा फिर कुछ होता नहीं है। कम से कम अपनी मेहनत तो कर लो, आए हाथ में ना आए लीव इट। तुम्हारा ये होना चाहिए कि कल आपके पापा या आपकी मम्मी आपके सामने आके ये कहे हमारे बच्चे ने अपनी मेहनत पूरी की, वी आर सेटिस्फाइड विद हिज और हर वर्क। ये ना हो उन्हें पता है मक्कार तो अपनी औलाद है बेटा, हम किसको कह के क्या करेंगे। ठीक है, तो एक फैक्ट्स होते हैं जिंदगी के, उसे जितनी जल्दी जो बच्चा एक्वायर कर लेगा उसके पास सक्सेस पास आ जाती है। जितनी देर में करोगे या किसी से सुन के करोगे, या जब कोई बहुत बुरी तरह से तुम्हें डिटोरिएट कर देगा, तब जाके तुम शायद कुछ सोचोगे। और तब क्या होगा, लड़ना अपने आप से उस बेइज्जती से बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर डिप्रेशन होता है।
और मैं फिर आपसे कह रही हूँ, सब चीजें जीवन में आ जाएंगी, जो भी चाहिए सब आ जाएगा, लेकिन आपकी जो एक पहचान है वो एक्वायर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो एंड फॉर बॉयज ऑल्सो। कोई एक मैं जेंडर बेसिस पे नहीं कह रही, दोनों को चाहिए। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस चैप्टर दैट इज अमाइंस डियर। नाउ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के बारे में पहले बात करते हैं बेटा, क्योंकि अमाइंस तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो सबसे पहले मुझे आज सिर्फ नॉमेनक्लेचर कराना है आपको। अमाइंस को हम RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अमोनिया से मान लो अमाइंस डिराइव्ड है, तो दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। अगर अमोनिया से एक H कम कर दिया जाए तो यू गेट प्राइमरी अमाइन। अगर अमोनिया से 2H कम करके एक R लगा दिया जाए, देखो ऐसे, मतलब जब एक H कम किया तो एक R लगाया, जब 2H कम करे तो 2 R लगाए, और अगर तीनों H कम कर दिए तो 3 R लगेंगे। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी। यहाँ कार्बन नहीं बताएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यहाँ नाइट्रोजन बताएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर एक आर कनेक्टेड है प्राइमरी, 2 आर कनेक्टेड है एन से सेकेंडरी, तीनों आर हैं तो टर्शरी। ठीक है, अब जरा इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, और हम करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉपी इट डियर। तो सबसे पहले CH3NH2, या जैसे C2H5NH2। चलो इसका नाम, एक कार्बन है, ये नाम चलेगा बेटा एल्केन अमाइन। एल्केन का ई हट गया क्योंकि सामने वोवल आ गया है ए, तो एल्केन अमाइन, ई हट गया अमाइन। तो एक कार्बन है तो उसका नाम क्या हो गया, मिथेन अमाइन। दो कार्बन है तो बताओ क्या होगा, या इथेन अमाइन। ये मैंने प्राइमरी यानी RNH2 ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कराया है। ये सेकेंडरी का है R2NH। तो एक नाइट्रोजन है, हमारे पास 2 CH3 अटैच्ड है, और एक नाइट्रोजन है, इस पे हमारे पास 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। इसके अलावा तो 2 R की जगह कुछ और आएगा नहीं, या तो सेम आएंगे या अलग आएंगे। सेम आ जाए तो एक को तो N के साथ बोल दो, जैसे N मिथाइल, और दूसरे का बना दो एल्केनामाइन, यानी एक कार्बन का यहाँ पे बचा तो बोला आपने मिथेन अमाइन। इसमें दोनों डिफरेंट हैं, तो N के साथ हमेशा छोटा वाला जिसके पास कार्बन कम है उसका नाम आएगा, तो N मिथाइल। और 2 कार्बन का एल्केनामाइन बनाओ, इथेन अमाइन। ऑल डन बेटा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अब टर्शियरी अमाइंस की और बस बात कर ले, R3N। नाउ CH3N CH3 या तो ऐसे हो सकता है, या एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 और एक तरफ C2H5, या
दो तरफ CH3 और एक तरफ C2H5, या तीनों तरफ डिफरेंट, CH3, C2H5 और C3H7? हाँ जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। यहाँ पे N, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और एक मिथाइल का बना दो एल्केनामाइन, मिथेनामाइन। इज इट क्लियर एवरीवन? R3N का N, डाई मिथाइल मिथेनामाइन, N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, N इथाइल सॉरी N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसका तो आप बना दो एल्केनामाइन, और जो कम कार्बन एटम वाले हैं उनको आप N के साथ बोल दो। दिस इज द रूल बेटा। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर दो डिफरेंट आर ग्रुप हैं तो ई लेटर कम्स पहले, मतलब ई लेटर इज लाइक ABCDE, तो M तो काफी बाद में आएगा। इट्स प्रियोर टू M ना, तो आप E को पहले लिख रहे हो, ठीक है। तो आज इस पार्ट को बेटा यहीं रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि फिर इसके बाद वही स्ट्रक्चर वगैरह सब शुरू हो जाएगा। दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th of August. Okay dear, so this is all done for today, and kindly cover the backlog. There is no test. That's the awesome time that you people are having there. So kindly cover your syllabus बच्चे, जो भी pending है करो उसे. So this is all done for today. Rest of all now on 5th of August. Goodbye for now.